Hello everyone and very welcome to my YouTube channel Laiba's English Corner. So in our today's video we are going to discuss chapter number 3, the wooden bowl. So before moving forward, it's request to subscribe my channel for further English, grammatical and educational videos which are almost uploaded on the daily basis. इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स को कवर किया है from the New Oxford Modern English and from the SNC Studies 3rd edition, which are the dignity of labor and second is Dorothy meets the scarecrow. So today हम करेंगे chapter number 3 which is the wooden bowl, which is very interesting and very old chapter क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चैप्टर जो है वो एडिशंस में आता जा रहा है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत एक मॉरल लेसन जो है वो इस चैप्टर में हमें दिया जाएगा. हम पूरे चैप्टर की वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, वर्ड्स टू नो देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और एट द एंड हम तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द वुडन बाउल. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी चैप्टर की ये होती है कि हमें उस चैप्टर का टाइटल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें चैप्टर के नाम का मतलब ही नहीं आता होगा तो हम किस तरीके से चैप्टर के बारे में बता सकते हैं. हमारे चैप्टर का नाम है द वुडन बाउल. सबसे पहले देखते हैं कि वुडन क्या होता है. वुडन होता है लकड़ी, ठीक है. वुड क्या होता है? लकड़ी होती है. तो वुडन बाउल, बाउल क्या होता है? वो बर्तन जिसमें खाना खाया जाता है. तो वुडन बाउल का मतलब हुआ लकड़ी का बर्तन, ठीक है. तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है द वुडन बाउल, लकड़ी का बर्तन. अब ये मेरे पास चैप्टर नंबर 3 है, हो सकता है आप लोग के पास जो भी बुक है उसके अंदर ये चैप्टर कहीं आगे पीछे हो, लेकिन चैप्टर सेम होता है. जस्ट सीक्वेंस में अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो कोई मसला नहीं है, बाकी ओवरऑल तमाम चीज़ें जो है वो सेम होती हैं, ठीक है. सबसे पहले हम प्री रीडिंग देख लेते हैं कि प्री रीडिंग में हमें क्या कहते हैं. ऑब्जर्व योर क्लासरूम, हाउ मेनी थिंग्स आर मेड ऑफ वुड, हु हैज़ मेड दैम. सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने क्लासरूम को ऑब्जर्व करें कि आप लोगों का जो भी क्लासरूम है उसको आप लोग गौर से देखो और उसमें बताओ कि हाउ मेनी थिंग्स आर मेड ऑफ वुड, कि कितनी चीज़ें जो हैं वो लकड़ी से बनी हुई हैं. हु हैज़ मेड देम, और किसने बनाया है. अगर मैं अपने क्लासरूम को माइंड में रखती हूँ तो मेरे डेस्क, चेयर्स, कबर्ड, इसके अलावा क्यूबिकल्स, बोर्ड, ये तमाम चीज़ें जो है ये वुड से बनी हुई हैं. तो अब इन चीज़ों को वुड से बनाया किसने है, मतलब चीज़ें वुड की बनी हुई तो हैं लेकिन किसने बनाया है. तो ये बनाए हैं कारपेंटर ने. क्यों? क्योंकि कारपेंटर उसको कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है. तो किसको कारपेंटर कहते हैं? उस शख्स को कारपेंटर कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है. तो ये हमारी प्री रीडिंग थी. हमने क्लास को देखा और हमने वो चीज़ें देखी जो लकड़ी से बनी है और वो किसने बनाई ये भी हमें पता लग गया कि लकड़ी का काम जो है वो कारपेंटर करता है. अब चलते हैं वर्ड्स टू नो की तरफ. अब वर्ड्स टू नो जो है कुछ स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन वर्ड्स टू नो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस वर्ड्स टू नो की जो बॉक्स होता है इसके अंदर वो वर्ड्स आए हुए होते हैं जिनकी मीनिंग स्टूडेंट की रेंज से ऑलमोस्ट बाहर होते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स न्यू होते हैं, हमारी वोकेबुलरी को काफ़ी इन्हांस करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एंड टू लर्न वर्ड्स टू नो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर चैप्टर, ठीक है. तो सबसे पहले हम इनकी प्रोनाउंसिएशन भी देख लेंगे और इनके मीनिंग को भी देख लेंगे कि ये क्या कहते हैं. सबसे पहला वर्ड है चिजल. चिजल क्या होता है? अ मेटल टूल यूज टू कट एंड शेप वुड. अब ये इस तरीके का टूल होता है कि आगे से सारा मेटल का होता है, पीछे से प्लास्टिक का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है. तो ये हमारे पास एक ऐसा टूल होता है शार्प सा जिसके ज़रिए हम किसी भी वुड को, ठीक है, कट भी करते हैं और उसकी शेप भी बनाते हैं. अब ये वुड कौन यूज़ करेगा, मतलब ये चिजल कौन यूज़ करेगा? मोस्टली कारपेंटर्स यूज़ करते हैं क्योंकि उनका ये काम होता है कि वो वुड को कट करें और उनकी शेप दें, ठीक है. तो पहला वर्ड था चिजल जिसका मतलब है अ मेटल टूल यूज टू कट एंड शेप वुड, ठीक है, जिसके ज़रिए हम वुड को कट करते हैं और उसकी शेप बनाते हैं. सेकेंड वर्ड है क्लमजी. क्लमजी मीन लैकिंग स्किल और ग्रेस. स्किल को या ग्रेस को लैक करना. लैक मतलब कि ना उसके पास स्किल होती है ना उसके पास ग्रेस होती है. आगे है ऑकवर्डनेस, सॉरी ऑकवर्ड. तो अब ये जो है इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने सारा याद करना है. तो जहाँ पे ये हमारे पास कॉमा आ जाए तो या तो आप उसे पहले ही याद कर लो या तो उसके बाद का याद कर लो, ठीक है. अब क्लमजी का मतलब खाली ऑकवर्ड भी लिखो तो वो भी इनफ है, ठीक है. तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि एक आप ये कह सकते हैं कि केयरलेस एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर जो है एक ओल्ड मैन है जिसका केयरलेस एटीट्यूड ये है कि उसको क्लमजी कहा गया क्योंकि उसके पास जब भी उसको वुडन बाउल पकड़ाया जाता था, बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, तो वो उससे गिर जाता था. तो वहाँ पे इसका क्लमजी बिहेवियर बताया गया है, ऑकवर्ड या फिर केयरलेस बिहेवियर, ठीक है.
थर्ड है कंप्लेन। कंप्लेन के बारे में तो ऑलमोस्ट आप सबको ही पता होगा कि कंप्लेन, फॉर एग्जांपल जब टीचर्स स्टूडेंट्स की कंप्लेन करती हैं उनके पेरेंट्स को, उनकी शिकायत लगाती हैं, तो उसको कंप्लेन कहते हैं। टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आप लोग उसके बारे में बताओ कि मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीचर्स जब स्टूडेंट के पेरेंट्स को कंप्लेन करती है तो वो यही कहती हैं कि इसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, ठीक है, क्लास में बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो आप लोगों से खुश नहीं होती, तो वो आप लोगों की कंप्लेन कर देती हैं, शिकायत लगा देती हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ वर्ड था कंप्लेन। फिफ्थ वर्ड है कपल। कपल बेसिकली टू पीपल हु आर मैरिड, जो दो लोग आपस में मैरिड होते हैं उनको हम कहते हैं कपल। फॉर एग्जाम्पल अवर पेरेंट्स, मदर फादर जो है आपस में मैरिड हैं तो दे आर द कपल। तो कोई भी दो लोग जो आपस में मैरिड होते हैं उनको हम कहते हैं कपल। तो यहाँ तक हमारे 5 वर्ड्स जो हैं वो हो चुके हैं। चिज़ल क्या होता है? एक मेटल का टूल होता है जिससे हम किसी भी वुड को शेप करते हैं या फिर कट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल बेड की एग्जांपल ले लें। अब बेड की बैक किस खूबसूरत डिज़ाइन से बनाई जाती है, मतलब लकड़ी को खूबसूरत तरीके से कार्व किया जाता है। तो अब बेसिकली वो डिज़ाइन किससे बनाया जाता है? चिज़ल से बनाया जाता है। दूसरा वर्ड है क्लमसी। क्लमसी का मतलब है एक अच्छा बिहेवियर ना दिखाना, जिसमें हमारा कोई टैलेंट और ग्रेस नहीं होती, बहुत ही ऑकवर्ड और केयरलेस बिहेवियर होता है। थर्ड वर्ड है कंप्लेन। जब आप किसी चीज़ से खुश नहीं होते तो आप उसके बारे में कुछ वर्ड्स कहते हैं, तो वो होता है कंप्लेन। कपल क्या हुआ? टू पीपल हु आर मैरिड टुगेदर, उसको हम कहते हैं कपल, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अर्नड। अर्न क्या होता है? कोई चीज़ कमाना, उसको क्या कहते हैं? अर्न बोलते हैं, EARNED, ठीक है। जब हम कोई चीज़ कमाते हैं, मोस्टली ये मनी के लिए यूज़ किया जाता है। रिसीव मनी फॉर वर्क डन, कि किसी भी काम को जब हम करते हैं उसके बाद हमें कोई चीज़ मिलती है तो उसको हम कहते हैं अर्निंग। फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर, जब मैं पढ़ाऊँगी तो पढ़ाने के बाद मुझे पे मिलेगी, तो वो क्या होगा? अर्निंग होगी किसी काम को करने के बाद। तो अर्निंग क्या होता है? कोई चीज़ कमाना, लेना, ठीक है। फिर है फेच। फेच का मतलब होता है टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग और समबडी, के जाना और किसी चीज़ को या किसी शख्स को लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल एक बकेट पड़ी है जिसमें पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको एक जगह से फेच करके दूसरी जगह पे रखोगे, मतलब उठा के रखोगे, ठीक है। तो फेच का मतलब होता है कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाना। वो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट है नोड ऑफ। टू गो टू स्लीप, ठीक है। नोड ऑफ का मतलब होता है सो जाना। तो बेसिकली इसको यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है कि टू बिगिन टू स्लीप स्पेशली वाइल सिटिंग अप, कि बैठे बैठे जब सो जाना, जब आंख लगती है बैठे बैठे, उसको कहते हैं नोड ऑफ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे वर्ड्स टू नो कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो हमने वर्ड्स देखे हैं वो है अर्नड, कोई चीज़ लेना, ठीक है, रिसीव करना कोई काम करने के बाद। फिर है फेच, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाना। फिर है नोड ऑफ, टू गो टू स्लीप स्पेशली वाइल सिटिंग। तो यहाँ पे हमारे वर्ड्स टू नो हो जाते हैं कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड नेक्स्ट, के अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों ने एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है, क्योंकि चैप्टर के अंदर छोटी छोटी बातें पूछी गई हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो जब आप चैप्टर ध्यान से सुनोगे तो आप लोग एक्सरसाइज कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट। एक दफ़ा का जिक्र है कि जर्मनी के एक छोटे से टाउन के अंदर, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट, कि एक शख्स रहता था, एक आदमी रहता था जिसका नाम था कर्ट। ही लिव्ड विद हिज सन मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ टकीला। अब वो किसके साथ रहता था? अपने बेटे के साथ। बेटे का नाम क्या था? मैनफ्रेड। और डॉटर इन लॉ मतलब अपनी बहू के साथ रहता था। उसका बेटा मैरिड था, उसकी बीवी का नाम क्या था? उसके बेटे की टकीला, ठीक है। तो यहाँ तक हमें ये समझ आ गई कि एक छोटे से टाउन के अंदर, जर्मनी के अंदर, एक शख्स रहता था, उसका नाम था कर्ट। वो अपने बेटे के साथ और अपनी बहू के साथ रहता था, ठीक है। बेटे का नाम मैनफ्रेड और बहू का नाम टकीला था। They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. अब वो कहाँ पे रहते थे?
वो एक छोटे से घर में रहते थे, अ लिटिल ओल्ड हाउस, छोटा सा और पुराना सा घर था, बिल्कुल स्ट्रीट के कोने के अंदर, टाउन के दरमियान में। ठीक है, तो वो कहाँ पे रहते थे? एक छोटे से टाउन में रहते थे और बिल्कुल एक क्वाइट स्ट्रीट, खाली स्ट्रीट, सुनसान स्ट्रीट के एंड के अंदर रहते थे और टाउन के बीच में, बिल्कुल बीच में रहते थे। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस। मैनफ्रेड, जो उस आदमी का बेटा था, कोर्ट का बेटा था मैनफ्रेड, वो क्या था? एक कारपेंटर था। आप लोग जो पिक्चर है सामने उसमें देखेंगे वो कारपेंटर है। ठीक है, एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस, और वो अपना तमाम टाइम वर्कशॉप में गुजारता था जो उसके घर के आगे थी। अब एक और पॉइंट यहाँ पे कि जो कारपेंटर की शॉप होती है उसको हम वर्कशॉप बोलते हैं। ठीक है, कारपेंटर की शॉप को क्या बोलेंगे? वर्कशॉप। आगे है, he had learned carpentry from his father who had been a famous carpenter in his days. उसने ये कारपेंट्री का टैलेंट, ये लकड़ी का टैलेंट अपने फादर कर्ट से सीखा था, जो अपने टाइम का एक बहुत फेमस, मतलब बहुत मशहूर कारपेंटर था। कर्ट had taught his son well and the son earned a good living. अब कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छा सिखाया और उसका बेटा अच्छी खासी कमाई कर लेता था। He made furniture for the people of the town. वो अपने पीपल, मतलब जो उस गांव के लोग थे, उनके लिए क्या बनाता था? फर्नीचर बनाता था। अब फर्नीचर में क्या आ सकता है? बेड आ सकता है, चेयर आ सकता है, कबर्ड आ सकती है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अपने गांव के लोगों के लिए बनाता था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग, और वो टाइम टू टाइम कुछ कार्विंग भी करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने एक बेड बनाया है तो बेड के ऊपर अगर वो कार्विंग करेगा, कार्विंग का मतलब क्या है? टू कट। अब लकड़ी को काटना, उसको डिज़ाइन देना, इसको हम कार्विंग कहेंगे। ठीक है, लकड़ी के ऊपर जो भी हम डिज़ाइन देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी पे कुछ बना हुआ होता है, किसी पे कुछ बना होता है, तो वो तमाम चीज़ें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, तो लकड़ी को डिज़ाइन देना जो है ये बहुत बड़ा टैलेंट है, जिसको हम भी कार्विंग कहते हैं। तो वो क्या करता था? फर्नीचर तो बनाता ही था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कार्विंग भी करता था उस फर्नीचर के ऊपर। आगे है, द यंग कपल मैनफ्रेड एंड ठकीला हैड अ सन कॉल्ड विलहेलम। अब ये जो यंग कपल था मैनफ्रेड और ठकीला का, अब इनका एक बेटा था जिसका नाम था विलहेलम। क्या नाम था? विलहेलम। तो एज अ होल हमें यहाँ पे तक ये समझ आई है कि इस घर में 4 लोग रहते थे। कर्ट, जो ओल्ड मैन था, उसका बेटा मैनफ्रेड और उसकी बीवी ठकीला, और इन दोनों का एक बेटा जिसका नाम था विलहेलम। द बॉय लाइक्ड टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर। अब उसके बेटे को ये पसंद था कि वो अपने फादर के साथ उसकी शॉप में बैठे, मतलब विलहेलम को पसंद था कि वो अपने फादर मैनफ्रेड के साथ उसकी शॉप में बैठे और उसको देखे कि उसका फादर किस तरीके से काम कर रहा है, मतलब फर्नीचर किस तरीके से बना रहा है, कार्विंग किस तरीके से कर रहा है। तो वो उसको वहाँ पे देखता रहता था। एज ही ग्रू ओल्डर ही हेल्प्ड हिज फादर। जिस तरीके से वो बड़ा होता गया, उसने अपने फादर की हेल्प की। ठीक है, हेल्प करता जा रहा था। तो यहाँ तक हमें ये समझ आया है इस स्लाइड के अंदर कि मैनफ्रेड एक कारपेंटर था और अपना ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी शॉप में गुजारता था, और उसको हम कहते हैं वर्कशॉप। और वो जितना भी उसने कारपेंट्री का टैलेंट है वो अपने फादर से सीखा था, क्योंकि वो फादर उसका एक कारपेंटर था जो अपने टाइम के अंदर बहुत फेमस था। मैनफ्रेड ये फर्नीचर बनाता था अपने गांव के लोगों के लिए। ठीक है, और कुछ कार्विंग भी करता था। अब ये जो यंग कपल है मैनफ्रेड और ठकीला, इनका एक बेटा था जिसका नाम था विलहेलम। अब विलहेलम को भी ये बहुत शौक था कि वो भी अपने फादर की वर्कशॉप में जाकर बैठता था और देखता था कि उसका फादर किस तरीके से काम कर रहा है, और जैसे जैसे उसका बेटा विलहेलम बड़ा होता गया वो अपने फादर की हेल्प करवाता था। अब साइड पे देखिए, ऑन द राइट साइड हमारे पास है एक बॉक्स, उसमें लिखा है कि वाइल रीडिंग व्हाट इज कार्विंग, हाउ इज इट डन ऑन फर्नीचर, कि कार्विंग क्या होती है और उसको फर्नीचर पे किस तरीके से करते हैं। तो कार्विंग बेसिकली हमारे पास होती है टू कट द वुड। ठीक है, और ये फर्नीचर के ऊपर की जाती है टू मेक डिफरेंट डिज़ाइंस ऑन इट।
ठीक है, ताकि फर्नीचर बहुत खूबसूरत लगे और यूनिक लगे। ठीक है, तो ये एक चिज़ल से भी किया जा सकता है, क्योंकि चिज़ल का काम क्या होता है, अ मेटल टूल यूज टू कट एंड शेप वुड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब लास्ट पेज से हम लाइन को कंटिन्यू करेंगे कि ही हेल्प हिज फादर बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स। वो अपने फादर की हेल्प किस तरीके से करता था, चीज़ों को फेच करता था, एंड कैरिंग थिंग्स, फेच मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख देता था और कुछ चीज़ों को उठाकर अपने फादर को भी देता था। तो इस तरीके से वो अपने फादर की हेल्प करता था, मतलब क्योंकि विलहेल्म छोटा था तो इसलिए वो यही करता था कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख देना, मतलब ओवरऑल क्लीन कर देता था। He learned to clean the tools and to take care of them. उसने सीखा कि अपने टूल्स को साफ किस तरीके से रखना है, एंड टू टेक केयर ऑफ देम, और उनकी केयर किस तरीके से करनी है। He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. उसने ये सीखा कि किस तरीके से एक सॉ को, एक हैमर को और एक चिजल को यूज़ करना। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि शॉप में यूज़ होते हैं। And his grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes. और विलहेल्म के ग्रैंडफादर मीन इस ओल्ड मैन ने उसको सिखाया था कि किस तरीके से वुड के ऊपर ब्यूटीफुल कार्विंग करनी है ताकि खूबसूरत खूबसूरत वंडरफुल शेप्स बन जाए। द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे। अब ये जो ग्रैंडफादर था ये बहुत ओल्ड था, ठीक है, और ये जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे ये बेचारा ओल्ड से ओल्ड होता जा रहा था। ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो बिल्कुल भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। हिज आईज वर डिम, उसकी आंखों की नज़र जो है वो जा रही थी, उसको नज़र इतना अच्छा नहीं आता था। एंड कुड नॉट सी वेल, कि उसको नज़र नहीं आता था। समटाइम्स हिज हैंड्स शूक, शूक का मतलब हिल जाते थे, कांपते थे, तो कभी कभी उसके हाथ भी कांपते थे। एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर एंड नॉडेड ऑफ, और कभी कभार वो बैठा बैठा चेयर पे सो जाता था। मैंने स्टार्ट में बताया था मीनिंग, नॉड ऑफ का मतलब होता है कि बैठे बैठे जब आपकी आंख लग जाती है चेयर पे तो उसको हम कहते हैं नॉड ऑफ। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर एट द टेबल, जब सब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते थे, मैनफ्रेड एंड टकीला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर। मैनफ्रेड उसका बेटा और उसकी वाइफ, मैनफ्रेड की वाइफ, अब ये दोनों जो हैं इस ओल्ड ग्रैंडफादर पर बहुत गुस्सा करते थे। ही वॉज स्लो एंड क्लम्जी, वो बहुत ढीला और क्लम्जी मतलब केयरलेस एटीट्यूड दिखाता था, क्योंकि वो बूढ़ा था, उसके हाथ कांपते थे तो वो उनकी तरह एक्टिव तो हो नहीं सकता था। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, कभी कभार वो कोई ग्लास तोड़ देता था। समटाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून, कभी कभार उसकी स्पून उसके हाथ से गिर जाती थी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था, उसके हाथ कांपते थे, तो ये चीज़ें टूटना जो है वो एक कॉमन बात थी। एंड समटाइम्स ही स्पिल्ड सूप, ठीक है, तो कभी कभार वो क्या करता था, सूप गिरा देता था। कहाँ पे? ऑन हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों पर। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ आई कि जो उसका बेटा था मैनफ्रेड और ये जो ठकीला थी उसकी वाइफ, तो इन दोनों का बिहेवियर ओल्ड मैन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत एंग्री एटीट्यूड में इनके साथ रहते थे, और ये जो है ओल्ड मैन का क्लमजी बिहेवियर इस लिहाज से था कि वो बहुत बूढ़े थे, उनके हाथ चूक करते थे, जिसकी वजह से उनसे चीज़ें जो हैं वो गिर जाती थी। तो ये छोटी छोटी बातें आपने माइंड में रखनी है जो मैं साथ साथ बता रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। छोटी छोटी बातें एक्सरसाइज में पूछी जाएंगी तो तभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे, कि अगर आप लोगों को माइंड में आइडिया होगा कि चैप्टर में क्या हुआ है। सो अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को यहाँ तक कुछ समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी फॉर न्यू इंग्लिश ग्रामेटिकल एजुकेशनल वीडियोज़। अब आगे चलते हैं। ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लॉथ्स, कि वो सूप अपने कपड़ों पर गिरा देता था। अभी इस पेज के अंदर आप लोग देखें कि ओल्ड मैन की पिक्चर हमारे सामने जो है वो दिखाई गई है कि किस तरीके से बेचारा एक कॉर्नर पर बैठा हुआ है और साथ भी कोई नहीं है, और वो किस तरीके से बेचारा अपना खाना खा रहा है, उसकी आई साइट भी डिम है।
ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, कि वो बूढ़ा आदमी था, बेशक वो मतलब बीमार था। आप लोगों को चाहिए कि आप रिस्पेक्ट करो, उसको खुद खिलाओ। अगर वो चीज़ें तोड़ देता था, उसके हाथ शू करते थे, तो उनको चाहिए था कि वो खुद खिला दे। आगे चलते हैं। वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील, एक दिन शाम के खाने पे, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, और ओल्ड मैन ने अपनी प्लेट ज़मीन पर गिरा दी। अब उसने खुद तो नहीं ना गिराई, गलती से गिरी। क्रैश, it smashed into 100 tiny pieces and the floor fell all over the place. Sorry, and the food fell all over the place. क्रैश की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, और वो जितनी भी उसके कांच थे उस प्लेट के, वो 100 टाइनी पीसेस में जो है वो टूट गए। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और जो खाना था उसके बाउल के अंदर, उसके प्लेट के अंदर, वो तमाम नीचे गिर गया। Tequila and Manfred began to clean up the floor and got angry. अब टकीला और जो मैनफ्रेड थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से गुस्से में जो है फर्श को साफ़ किया, फूड को जो है वो साफ़ किया। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ आती है कि ओल्ड मैन बेचारा बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, ठीक है, और उसके हाथ शूक करते थे। उसके हाथ से एक दिन खाना गिर गया तो उसके बेटे ने और ठकीला दोनों ने बहुत बुरा बिहेवियर दिखाया, बहुत गुस्सा हुए ओल्ड मैन पे। और ये तमाम बातें जो हैं उनका बेटा जो है वो विलहेलम जो है वो देख रहा होता है। तो यहाँ तक हमें क्या मॉरल मिलता है कि वही पेरेंट्स जो बचपन से लेकर आज तक हमें संभालते आ रहे थे, अगर वो उन पे कोई मुश्किल वक्त आ गया है तो बच्चों को जो है वो संभालने में मुश्किल हो रही है। तो मॉरल हमारे पास यहाँ तक ये है कि हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बेशक वो किसी भी कंडीशन में हों, क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत स्पेंड किया है, हमें बहुत केयर दी है बचपन से लेकर अब तक। मूविंग ऑन टू वर्ड अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट। इस हादसे के बाद कि जब उसने बूढ़े आदमी के हाथ से वो प्लेट गिरी, तमाम खाना ज़मीन पर फैल गया, तो इस हादसे के बाद क्या हुआ कि जो टकीला और मैनफ्रेड हैं, इन्होंने क्या किया, एक सस्ता सा एक बाउल, लकड़ी का बाउल जो बहुत सस्ता था, घटिया क्वालिटी का था, वो लाकर ओल्ड मैन को दे दिया कि खाना आप इसमें देंगे, एंड गिव हिम हिज डिनर इन दैट। और वो उसका खाना उसको उस चीप से बाउल में देते थे। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड। अब वो ओल्ड मैन को एक कमरे के कॉर्नर पर बिठा देते थे और उसको कहते थे कि अपना खाना खुद खाओ। बेचारे बुरे आदमी के हाथ भी कांप रहे थे, उसे खाया भी नहीं जा रहा था, उसको नज़र भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसको कह देते थे कि तुम खुद खाना खाओ। रूम के एक कोने में उसको बिठा देते थे। द ओल्ड मैन वॉज सैड। ओल्ड मैन बहुत परेशान होता था और वो अपना खाना खुद खाता था। ही केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन। केप्ट क्वाइट मतलब खामोशी से बैठता था, एंड डिड नॉट कंप्लेन, उसने कभी भी कंप्लेन नहीं की। ठीक है, तो ये तो इजी पैराग्राफ था, आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं, बॉक्स में राइट साइड पे क्या है। वाइल रीडिंग वर ठकीरा एंड मैनफ्रेड राइट टू गेट एंग्री, वाई और वाई नॉट। कि ये जो ठकीला है और जो मैनफ्रेड है, राइट टू गेट एंग्री, कि वो मतलब सही गुस्सा हुए थे या नहीं, अगर हुए थे तो क्यों, अगर नहीं तो फिर क्यों। तो मेरे ऑप्शन में और आप लोगों सबके ऑप्शन में कि उनको एंग्री नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ओल्ड मैन बहुत बूढ़ा था, उसको नज़र भी नहीं आता था, उसके हाथ भी कांपते थे बुढ़ापे की वजह से। तो उनको चाहिए था कि उस पर गुस्सा ना करते और उसको खाना खुद खिलाते, ताकि अगर वो खुद खिलाएंगे तो बर्तन तो बिल्कुल टूटेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर वो अपना खाना उसको दे देंगे, वो बेचारा पहले ही बहुत बीमार है, तो बर्तन तो टूटेंगे। तो थकीला को और मैनफ्रेड को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ओल्ड मैन बीमार था और वो बहुत बूढ़ा था। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वन इवनिंग, एक शाम को, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, बहुत देर नहीं गुजरी थी उस बात को, Tequila and Manfred had finished work for the day and were preparing for the evening meal.
टकीला और मैनफ्रेड दोनों ने अपना काम को ख़त्म कर लिया था और दोनों शाम के खाने की तैयारी कर चुके थे। When the meal was ready, they called Wilhelm. ठीक है, जब खाना तैयार था तो उन्होंने किसको बुलाया? विलहेलम को बुलाया, मतलब अपने बेटे को बुलाया कि खाना खा लो। They looked in his room but he was not there. उन्होंने उसके कमरे में देखा लेकिन विलहेलम जो था वो वहाँ पे नहीं था। Where could that boy be? asked Thakila. कि वो लड़का कहाँ पर हो सकता है? ये बात किसने कही थी? टकीला ने कही थी। ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं कि वेयर कुड दैट बॉय बी को किसने कहा था? तो किसने कहा था? टकीला ने कहा था। मैनफ्रेड हैड नो आइडिया। विलहेलम के फादर मैनफ्रेड को कोई आइडिया नहीं था कि उसका बेटा किधर है। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ़ ही हैड सीन विलहेलम। उसने ओल्ड मैन से पूछा कि क्या पता उसने विलहेलम को कहीं पर देखा हो। बट द ओल्ड मैन शूक इट्स हेड। लेकिन ओल्ड मैन ने अपना सर हिला दिया। नोट किया, शूक किया मतलब क्या हुआ? हिला दिया कि उसको नहीं पता कि विलहेलम किधर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि वेयर कुड दैट बॉय बी, ये किसने कहा था? ये टकीला ने कहा था। क्यों कहा था? कि उसका बेटा उनको नहीं मिल रहा था। टकीला एंड मैनफ्रेड बिकम अ लिटिल वरीड। वो दोनों परेशान हो गए। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट। उन्होंने स्ट्रीट के ऊपर देखा। बट विलहेलम वॉज नॉट देयर। लेकिन वो लड़का स्ट्रीट पर भी नहीं था, सड़क पर भी नहीं था। देन दे सॉ अ लाइट ऑन द वर्कशॉप, ऑन इन द वर्कशॉप। फिर उन्होंने एक लाइट देखी जो वर्कशॉप में ऑन थी। दे वेंट टू लुक। वो देखने के लिए वहाँ पे गए वर्कशॉप में, क्योंकि वर्कशॉप घर के पास थी। दे स्टेप्ड इनटू द वर्कशॉप एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन द फ्लोर। जैसे ही उन्होंने वर्कशॉप में कदम रखा, उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है वो ज़मीन पर बैठा हुआ है। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड। वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो था वो काट रहा था। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड। और वो इतनी मेहनत से काम कर रहा था जितनी मेहनत से वो कर सकता था। आह, देयर यू आर, सेड आस्क्ड टकीला। आह, यहाँ पर तुम बैठे हुए हो, ये किसने कहा था? सेड टकीला। व्हाट आर यू मेकिंग सन? आस्क्ड मैनफ्रेड। तुम बना क्या रहे हो बेटे? ये किसने पूछा? मैनफ्रेड ने पूछा। अब यहाँ पे है वाइल रीडिंग, राइट साइड पे क्वेश्चन है कि अंडरलाइन ऑल नाउन्स गिवन ऑन दिस पेज। इसकी पेज के ऊपर जो जो नाउन्स हैं वो आप लोगों ने अंडरलाइन करने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। इस जो यहाँ पे स्लाइड है इसके अंदर टकीला, मैनफ्रेड, इसके अलावा स्ट्रीट, विलहेलम, लाइट, इसके अलावा वर्कशॉप, फ्लोर, वुड, और बस यही जो है वो नाउन है इस स्लाइड के ऊपर। और लास्ट स्लाइड के ऊपर आप लोगों का खुद का टास्क है, जो इसके ऊपर जो पैराग्राफ इसी पेज पर है आप लोगों ने उसको देखना है और जो भी नाउन्स हैं उनको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करके ऊपर सिर्फ आप लोगों ने कैपिटल लेटर में एन लिख देना है, तो वो हो जाएगा कि हमारे पास ये नाउन्स हैं। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे वर्ड में कुछ मिस किए भी हैं मैंने, जैसे कि सन मिस कर दिया है, इसी तरीके अगर आपको कुछ और नाउन भी नज़र आते हैं तो वो भी आप लोग जो है वो अंडरलाइन करें और कमेंट सेक्शन में उनका आंसर लिखें। ये आप लोगों का टास्क है। आगे है विलहेलम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द चिजल। विलहेलम ने क्या किया? उस लकड़ी के टुकड़े को नीचे रख दिया और चिजल को भी नीचे रख दिया। चिजल क्या है? जिसके ज़रिए वुड को कट करते हैं और शेप करते हैं। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर यू टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, रिप्लाइड द बॉय। मैं आप लोगों के लिए लकड़ी का बाउल बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो आप लोग भी उस बाउल में खाना खा सको। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर। पेरेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स। और उनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर आईं, क्योंकि विलहेलम अपने पेरेंट्स का एटीट्यूड देख रहा था कि वो किस तरीके से अपने फादर को जो है वो ट्रीट कर रहे थे, किस तरीके से उस पर गुस्सा कर रहे थे। तो वो भी ये कह रहा था कि मैंने भी आप लोगों के लिए वुडन बाउल बनाया था कि जब आप लोग बूढ़े हो जाओ तो आप लोग भी इसमें ही खा सको। कम
डिनर इज़ रेडी सेड टकीला सॉफ्टली। आ जाओ बेटा, खाना खा लो, खाना तैयार है। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस। उसने उसको ऐसे ऊपर बाजू रखा और दोनों जो हैं, तीनों जो हैं, वो अपने घर की तरफ निकल गए। आफ्टर दिस टकीला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ग्रैंडफादर टू सिट विद देम ऑन द टेबल। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, टकीला और मैनफ्रेड हमेशा ग्रैंडफादर को कहते थे कि आप भी हमारे साथ आएं और टेबल पर बैठकर जो है वो खाना खाएं हमारे साथ। तो दिस वाज द होल चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था कि किस तरीके से अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो उनके बेटे ने भी आगे से उनको यही कहा है कि मैं भी आप लोगों के लिए वुडन बाउल बना रहा हूँ। तो ये मॉरल लेसन है सबके लिए कि आप लोग अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करो। सो वी आर डन विद द चैप्टर। हमने तमाम चीज़ों को डिटेल में देखा, वर्ड्स टू नो से लेकर आखिरी वर्ड तक, और डिफरेंट चीज़ों को देखकर डिफरेंट कंसेप्ट हमें समझ आए। अब हमने करनी है एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ वर्किंग विद द वर्ड्स के अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेस होंगी, कुछ ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेस होंगी। तमाम चीज़ों को हमने डिटेल में देखना है और आई होप कि बहुत ईजी होंगी आप लोगों के लिए, बिकॉज वी हैव डन द चैप्टर इन डिटेल। तो इतनी मुश्किल नहीं है, एक साथ स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट to subscribe my channel and press the bell icon and share the video with your friends and family. So let's start with the exercise. In exercises, our A part is of comprehension. In comprehension, we have to answer the different questions according to the chapter. So get ready for it. Take your pencils out and jot them down on the copy. Answers the following question. We will have different question. We have to answer them according to the chapter. First question is, where did the family live? Family कहाँ पर रहती थी? हमने ये देखा था चैप्टर के अंदर कि फैमिली का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्टिंग में ही आ गया था कि फैमिली कहाँ पर रहती थी। तो फैमिली जो है वो हमें पता है कि जर्मनी के अंदर एक स्मॉल टाउन था, वहाँ पर रहती थी। तो हमारा आंसर जो होगा वो इस तरीके से होगा कि द फैमिली लिव इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी। ठीक है, इतना आंसर इनफ है। अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो आप लोग लिख सकते हो कि द फैमिली लिव इन अ मिडल ऑफ अ स्मॉल टाउन ऑन अ क्वाइट स्ट्रीट इन जर्मनी। लेकिन इतना आंसर जो है वो बहुत है। सेकेंड है, व्हाट डिड मैनफ्रेड डू फॉर अ लिविंग? फॉर अ लिविंग का मतलब कि रहने के लिए। ठीक है, तो व्हाट डिड मैनफ्रेड डू, कि मैनफ्रेड क्या करता था रहने के लिए, गुजर बसर के लिए पैसे कहाँ से आते थे? तो हमें पता है कि मैनफ्रेड जो था वो एक कारपेंटर था। तो आंसर क्या होगा कि मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर। ठीक है, क्योंकि उसने अपने कारपेंट्री का टैलेंट किससे सीखा था? अपने फादर से। ठीक है, तो मैनफ्रेड क्या था? एक कारपेंटर था। थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज टकीला? टकीला कौन थी? हमने बहुत डिटेल में देखा था कि टकीला कौन थी। तो बेसिकली टकीला मैनफ्रेड की वाइफ थी। किसकी वाइफ थी? मैनफ्रेड की। तो आंसर होगा टकीला वॉज मैनफ्रेड वाइफ एंड डॉटर इन लॉ ऑफ कर्ट। कर्ट की जो थी वो बहू थी और मैनफ्रेड की बीवी थी। तो टकीला कौन थी? टकीला वॉज मैनफ्रेड वाइफ, मैनफ्रेड की वाइफ थी एंड डॉटर इन लॉ ऑफ कर्ट। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, वाई डिड कुर्ट्स हैंड शेक? कि कुर्ट जो ओल्ड मैन था उसका नाम था कुर्ट, कि कुर्ट हैंड्स शेक मतलब हैंड उसके कांपते क्यों थे? कुर्ट के उस बूढ़े आदमी के हाथ जो थे वो कांपते क्यों थे? ठीक है, तो इसका आंसर था बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था इसीलिए उसके हाथ कांपते थे। सो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। So it's again a request to subscribe my channel for further English, grammatical and educational videos. इसी के साथ साथ टेंसेस की, ग्रामर की तमाम वीडियोस लाइक एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तमाम चीज़ें जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिफ्थ है हमारे पास क्वेश्चन, वाई वॉज विलहेलम मेकिंग अ वुडन बाउल? BOWL बाउल। विलहेलम वुडन बाउल क्यों बना रहा था? क्योंकि विलहेलम के जो पेरेंट्स थे टकीला और मैनफ्रेड, वो ओल्ड मैन के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे।
ठीक है, तो विलहेल्म भी उनको कॉपी कर रहा था. Wilhelm was making a wooden bowl for his parents so they can eat in it when they get old. Wilhelm वुडन बाउल बना रहा था किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए, ताकि वो भी जब बूढ़े होंगे तो वो भी उसी के अंदर जो है वो खाना खाएं. ये एक मॉरल लेसन है कि जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करोगे तो इन फ्यूचर आपके साथ भी इसी तरीके से होगा. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हाउ डिड ठकीला एंड मैनफ्रेड ट्रीट द ओल्ड मैन. कि जो ठकीला है मतलब उस ओल्ड मैन की बहू और बेटा मैनफ्रेड दोनों किस तरीके से ओल्ड मैन को ट्रीट करते थे. ठीक है, तो हमें पता है कि उन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. तो हमारे पास आंसर होगा दे ट्रीट हिम वेरी पुअरली, कि वो उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते थे. अगर आप लोग आंसर बढ़ाना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि दे सर्व द ओल्ड मैन इन द चीप वुडन बाउल, इस तरीके से. लेकिन वहाँ तक आंसर जो है वो इनफ है. 7th क्वेश्चन हमारे पास, हुज आइज फिल्ड विद टीयर्स वाई. किसकी आंखों में आंसू आ गए और क्यों. हमने चैप्टर के एंड पे देखा जब विलहेल्म ने बोला कि मैं बाउल आपके लिए बना रहा हूँ तो उन दोनों पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए थे. तो आंसर इज टकीला एंड मैनफ्रेड आइज filled with tears after listening the words of their son. He was making a wooden bowl for them. टकीला और मैनफ्रेड की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? जब उन्होंने अपने बेटे के उन लफ्ज़ों को सुना. He was making a wooden bowl for them. जो लड़का था, उनका बेटा जो था, वो उनके लिए वुडन बाउल बना रहा था. तो हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे एंड हो जाते हैं. अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे. वो है इसका बी पार्ट, जिसमें होगा आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी. हमने स्टोरी के अंदर से कुछ लाइन्स दी गई होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन लाइन्स को देखेंगे, उनका मीनिंग पूरी तरीके से देखेंगे. देन वी हैव टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर गिवन अहेड ऑफ दैट लाइन. ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी. अब कुछ लाइन्स दी गई होंगी, हमने सिर्फ उन लाइन्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है. हमने बात को आगे पीछे नहीं करना, सिर्फ उन्हीं लाइन्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम आंसर करेंगे. तो लाइन्स हैं, दे लुक्ड इन हिज रूम बट ही वॉज नॉट देयर. वेयर कुड दैट बॉय बी. अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने 3 से 4 बार ये बात रिपीट की थी कि वेयर कुड दैट बॉय बी किसने बोला था. चलिए आगे रिपीट करेंगे. दे लुक्ड इन द रूम, उन्होंने रूम में देखा लेकिन वो वहाँ पे नहीं था. फिर किसी ने बोला वेयर कुड दैट बॉय बी, ये लड़का कहाँ पे हो सकता है. अब इन जो लाइन्स हैं इनके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, हु लुक्ड इन द रूम. रूम के अंदर किसने देखा था. तो रूम के अंदर ठकीला और मैनफ्रेड ने देखा था. ठीक है, किसने रूम के अंदर देखा था? ठकीला और मैनफ्रेड ने देखा था. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हु आस्क्ड द क्वेश्चन. क्वेश्चन किसने पूछा था. अब क्वेश्चन कौन सा होता है? जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है. तो क्वेश्चन हमारे पास लाइन में क्या है कि वेयर कुड दैट बॉय बी. ये लाइंस किसने कही थी? ये लाइंस ठकीला ने कही थी. किसको कही थी? मैनफ्रेड को कही थी. ये बात नहीं बतानी कि किसको कही थी, सिर्फ ये पूछा गया है कि क्वेश्चन किसने पूछा था. तो ये ठकीला ने क्वेश्चन पूछा था. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, whom were they looking for and why. कि वो किसको ढूंढ रहे थे और वो क्यों ढूंढ रहे थे. कौन ढूंढ रहा था? मैनफ्रेड और ठकीला. ठीक है, अब वो किसको ढूंढ रहे थे और वो क्यों ढूंढ रहे थे? मैनफ्रेड और ठकीला अपने बेटे विलहेल्म को ढूंढ रहे थे क्योंकि खाना तैयार था. दे वर लुकिंग फॉर विलहेल्म बिकॉज डिनर वॉज रेडी. ठीक है, तो खाना तैयार था तो और वो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वेयर वॉज द मिसिंग पर्सन फाउंड. कि जो मिसिंग पर्सन था, गुमा हुआ इंसान था, वो कहाँ पर मिला था. मीन द विलहेल्म, कि वो कहाँ पे मिला था. अब जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उनको वर्कशॉप पे एक लाइट नज़र आई. तो फिर जब वो वर्कशॉप में गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा. तो इसका आंसर होगा इन द वर्कशॉप, कि उनको कहाँ पे मिला था? वर्कशॉप में मिला था. तो ये हमारा था पार्ट नंबर 2 जो हमने कर लिया है कंप्लीट. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. इसी का कंप्रीहेंशन का पार्ट नंबर 3 है. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इसको देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं. इसमें बहुत सी बातें आप लोगों को न्यू भी लगेंगी लेकिन बहुत ईजी हैं. क्वेश्चन है, स्टोरी यूजुअली हैव 3 पार्ट्स, अ बिगिनिंग शुरू, अ मिडल दरमियाना, एंड अ एंड आखिर वाला.
पुट दीज पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। हमारे पास 3 टाइप के हिस्से होते हैं किसी भी पोएम के अंदर। एक किसी भी स्टोरी के अंदर, एक तो वो जहाँ से स्टार्ट होती है, दूसरी उसका मिडल वाला पार्ट होता है, और तीसरा उसका एंड वाला पार्ट होता है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 लाइंस आई हुई हैं, ठीक है। बुक के अंदर इनका सीक्वेंस सही नहीं है, लेकिन मैं इन लाइंस को सीक्वेंस के अंदर ही लिखूंगी, ठीक है। जस्ट आप लोग उनको कॉपी डाउन कर लें, ये एग्जैक्ट सीक्वेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू स्टोरी यहाँ से हुई थी कि कर्ट लिव्स इन जर्मनी विद हिज सन्स। वो अपने सन के साथ जो है वो जर्मनी में रहता था। हिज डॉटर इन लॉ एंड हिज ग्रैंडसन और डॉटर इन लॉ भी उनके साथ होते थे। विलहेल्म कर्ट वॉज अ कारपेंटर एंड, ठीक है, और कारपेंट्री उसने अपने बेटे को सिखाई थी। तो वो पहली लाइन थी, इंट्रोडक्शन था कि जर्मनी से बात स्टार्ट हुई थी। दूसरी बात मिडल की आती है कि कोर्ट गेट्स ओल्ड एंड क्लम्सी, कि कोर्ट जो था वो बूढ़ा होता जा रहा था और क्लम्सी भी था। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ गेट्स एग्री, कि वो इस पर एग्री होते थे, गुस्सा होते थे। दे मेक हिम ईट ऑन हिज ओन फ्रॉम अ वुडन बाउल, वो उसको कहते हैं कि तुम अपना खाना खुद खाओ, ठीक है, एक चीप लकड़ी के बर्तन से। तो ये मिडल में बात बताई गई थी, और स्टोरी का एंड कुछ इस तरीके से हुआ था कि विलहेल्म पेरेंट्स फाइंड हिम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर देम, ठीक है। जो विलहेल्म है उसके पेरेंट्स ने ढूंढा उसे कि वो एक वुडन बाउल बना रहा है, BOWL बाउल, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, BOWL बाउल जो है वो उनके लिए बना रहा है। दे रियलाइज, उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो बूढ़े आदमी मतलब कोर्ट के साथ बहुत अनकाइंड है, मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं दिखा रहे। तो ये 3 हमारे पास कुछ लाइंस आई हुई थी, हमने इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना था, तो हमने यहाँ पे इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। तो हमारा जो ए पार्ट था कंप्रीहेंशन वो कंप्लीट है। अब हम चलेंगे अपने बी पार्ट की तरफ, विच इज़ वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स में क्या है? वर्किंग विद वर्ड्स में सबसे पहला हमारे पास है मैच दी फॉलोइंग। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आए हुए हैं राइट साइड पे और कुछ आए हुए हैं लेफ्ट साइड पे। अब हमने उनको मैच करना है, तो मैं डायरेक्ट जो है वो मैच करके आंसर को लिख दूंगी। तो आप लोगों ने देख लेना है कि ए पार्ट कौन सा है और बी कौन सा है, ठीक है। मैं साथ बता भी देती हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्ट उसको फुल लाइन में लिखूंगी कंप्लीट करके। तो ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन सही से सुनी है, सो इट इज़ बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। पहला है इन द इवनिंग, शाम को वो क्या करते थे? खाना खाते थे। इन द इवनिंग दे सैट डाउन टू डिनर, दे सैट डाउन टू डिनर से मिला देंगे इन द इवनिंग को, ठीक है। शाम को वो क्या करते थे? शाम को वो खाना खाते थे। बी पार्ट है दे बॉट हिम, उन्होंने लेकर दिया। क्या लेकर दिया? आ चीप वुडन बाउल। दे मतलब मैनफ्रेड ठगीला ने क्या लेकर दिया था? एक सस्ता सा वुडन बाउल लेकर दिया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा इन द अचीव वुडन बाउल। सी पार्ट है दे ऑल लिव्ड, वो कहाँ पर रहते थे? दे ऑल लिव्ड इन अ लिटिल ओल्ड हाउस, एक पुराने से ओल्ड हाउस में जो है वो तीनों रहते थे। वो हाउस कहाँ पे था? जर्मनी में था, एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द टाउन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि वो कहाँ पे रहते थे, इन द लिटिल ओल्ड हाउस। फोर्थ पार्ट है द सन अर्नड, सन क्या अर्न करता था? अ गुड लिविंग, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो कमा लेता था, इतने पैसे उसको मिल जाते थे। तो एक एक चीज़ जो है वो चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस की गई है। प्लीज़ चैप्टर को फुल सुने, फिर एक्सरसाइज की तरफ आएँ। ई पार्ट है द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन क्या करता था? ओल्ड मैन डिडंट कंप्लेन, उसने कभी भी कंप्लेन नहीं की थी। जिस तरीके का भी बिहेवियर उसके साथ किया था वो बेचारा कभी भी नहीं बोला था, ठीक है। एफ पार्ट है हमारे पास द लिटिल बॉय। अब लिटिल बॉय कौन था? लिटिल बॉय कौन था? लिटिल बॉय विलहेल्म था। हमारे पास एक ही बच्चा था स्टोरी में, तो अब वो लिटिल बॉय क्या करता था? द लिटिल बॉय वॉज मेकिंग अ बाउल, वो क्या कर रहा था? एक बाउल बना रहा था। तो ये था हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स का फर्स्ट पार्ट, मैच दी फॉलोइंग। अब हम चलेंगे वर्किंग विद वर्ड्स के सेकेंड पार्ट की तरफ, विच इज़ फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, कुछ सेंटेंसेस दिए गए होंगे। हमने उन सेंटेंसेस को पढ़ना है और फिर हमने बताना है कि इससे क्या बन सकता है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस में ये ट्रिकी क्वेश्चन किया है, तो अब भी हमने यही करना है कि हमने कुछ लाइंस को पढ़ना है और फिर हमने बताना है कि उनसे क्या बन सकता है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है अ पर्सन
हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, जो शख्स लकड़ी से चीज़ें बनाता है, इज कॉल्ड अ कारपेंटर। उसको हम क्या कहेंगे? एक कारपेंटर कहेंगे, क्योंकि लकड़ी से चीज़ें कौन बनाता है? कारपेंटर ही बनाता है लकड़ी की चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारे पास था ए पार्ट। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। टू कट वुड और स्टोन इनटू शेप्स। टू कट वुड, लकड़ी को काटना, और स्टोन या फिर स्टोन को शेप्स के अंदर, उसको हम कहते हैं कार्विंग। ठीक है, लकड़ी को या स्टोन को अच्छी अच्छी शेप्स में काटने को क्या कहते हैं? कार्विंग कहते हैं, डिज़ाइन बनाने को। सी पार्ट है द फादर ऑफ वंस मदर, और फादर मतलब हमारे मदर के फादर या फादर के फादर को हम क्या कहेंगे? ग्रैंडफादर। डी पार्ट हमारे पास है इसका। डी पार्ट से पहले आप लोगों को ये थर्ड पार्ट तो समझ आ ही गया ना, कि किसी के नाना को या किसी के दादा को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। फोर्थ पार्ट हमारे पास है अ रूम वेयर समवन डज अ जॉब लाइक कारपेंट्री। ऐसा कमरा जहाँ पे कोई जॉब करता है, जैसे कि कारपेंट्री, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अ वर्कशॉप। उसको हम क्या कहते हैं? अ वर्कशॉप। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है द वाइफ ऑफ वंस सन। द वाइफ ऑफ वंस सन, के बेटे की बीवी जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डॉटर इन लॉ। मतलब बहू को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डॉटर इन लॉ कहते हैं। तो ये था हमारे पास वर्किंग विद द वर्ड्स, जिसके अंदर हमने कुछ सेंटेंसेस को देखा और हमने उन सेंटेंसेस की जो है वो बताना था कि उसका जो है वो क्या मीनिंग होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, लेकिन थर्ड पार्ट से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो रेड बटन है नीचे सब्सक्राइब का, आप उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए और मुझे भी सपोर्ट मिल जाए। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है इज़ इट अ डिनर टाइम येट? क्या डिनर का टाइम हो गया है? इन योर नोटबुक राइट सेंटेंसेज अबाउट दीज पिक्चर्स विच आर गिवन इन योर बुक। यूज़ दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेज। अब जो हमारे पास बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनको सेंटेंसेज में यूज़ करना है। क्या करना है? सेंटेंसेज में यूज़ करना है। तो हमारे पास कुछ सिंपल से सेंटेंसेस बनेंगे। अब पहला जो पिक्चर है जो बुक में, अगर आप लोग वहाँ से देखें तो वो ब्रेकफास्ट शो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट 7:30 इज़ अ ब्रेकफास्ट। कि फर्स्ट पिक्चर जो कि 7:30 मतलब 7:30 का टाइम बता रही है, वो क्या है? इज़ अ ब्रेकफास्ट। अब सेकेंड पिक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हमें 8 का टाइम बताया जा रहा है, तो सेकंड 8 o'clock इज़ डिनर, क्योंकि 8 बजे लंच नहीं होता, 8 बजे डिनर होता है। ठीक है, तो 8 o'clock इज़ डिनर। अब जो थर्ड पिक्चर है जिसमें 1 o'clock का टाइम बताया गया है, तो ये टाइम है लंच का, तो लास्ट 1 o'clock इज़ लंच। तो हमने उन्हीं वर्ड्स को यूज़ किया जो हमारे पास मौजूद थे और हमने जो है कुछ सेंटेंसेस बनाए। ठीक है, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं वर्किंग विद द वर्ड्स। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, द सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट क्या है हमारे पास? लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज में डिफरेंट हमारे पास ग्रामर की चीज़ें होती हैं। ठीक है, जस्ट हमने उनको ही देखना है यहाँ पे और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस बार लर्निंग अबाउट लैंग्वेज के अंदर वर्ब्स के बारे में पूछा गया है। तो वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, कि जब भी कोई काम हो रहा हो, जब भी कोई काम हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, तो जब भी कोई काम हो रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल रन, वॉक, स्पीक, राइट, ठीक है, थ्रो, किक, ये तमाम क्या हैं? वर्ब्स हैं। तो हमारे पास छोटा सा एक पैराग्राफ आया हुआ है, उसके अंदर से हमने वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। तो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वर्ब्स को अंडरलाइन करना है जिसमें एक्शन हो रहा है, और लास्ट पार्ट हमारे पास है कि हमने करेक्ट वर्ब जो है वो चूज़ करना है। फर्स्ट में हमारे पास आएगा रेस्टेड, देन प्लेइंग सेकंड का आंसर है,
थर्ड का आंसर ड्रिंक, फोर्थ का वॉचेस और फिफ्थ का कॉट। ये इजी एक्सरसाइज थी इसलिए मैंने कहा कि आप लोग खुद ही कर लें। इफ़ यू नीड यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं इसकी अगेन एक वीडियो बना दूंगी वर्ब एक्सरसाइजेस की। लेकिन जस्ट इसके अंदर आप लोगों ने वर्ब पे फोकस रखना है, मीन दी एक्शन वर्ड्स, ठीक है। और लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जो बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए हैं उनको ही चूज़ करके आंसर लिखना है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, लाइबाज इंग्लिश।